नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ तीन मेहमान हमारे साथ हैं। रोज की तरीके से हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं, बहुत स्वागत हर्षवर्धन जी आपका। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं, समीर जी बहुत स्वागत। और एक नए मेहमान आज हमारे साथ है वैभव सिंह जी। वैभव जी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, बहुत स्वागत वैभव जी आपका। आपको दुनिया देखती सुनती रहती ही है, लेकिन आज विशेष मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा, और यात्रा कामयाबी के साथ पूरी हुई। प्रधानमंत्री भारत के लिए रवाना हो भी चुके हैं, और इस यात्रा में जाते वक्त बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि ट्रंप जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने अमेरिका के, वो जिस अंदाज में और जिन तेवरों के साथ फैसले ले रहे हैं, उनको पहले ही अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता था, और अब तो कहने ही क्या। और आते ही उन्होंने जिस किस्म के फैसले लेने शुरू किए हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े देशों पर उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए हैं, पाबंदियां लगाई हैं। भारत भी देख रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार चल रहा है, इस पर ट्रंप के इस रवैये की क्या आंच आएगी। ऐसे में सवाल बहुत थे और जवाब मिलने की उम्मीद थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप जिस तरीके से मिले हैं, पहले तो उसने ही बहुत सारी आशंकाओं को दूर कर दिया। जब ट्रंप मिलते हुए उनसे कहते हैं कि आई मिस्ड यू, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने आपको बहुत मिस किया। और उसके बाद एक बाकायदा एक कॉफी टेबल बुक जो है उनको प्रेजेंट की जाती है, जिसमें केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें हैं। उन तस्वीरों को एक किताब की शक्ल दे करके उनको उसको भेंट किया गया, और बहुत तरीके के तमाम पर्सनल जेस्चर्स प्रेसिडेंट ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के लिए दिखाए। दोनों देश नेताओं के बीच बातचीत बहुत गर्मजोशी के माहौल में हो रही थी। लेकिन इसके बाद नौबत आई हार्ड निटी-ग्रिटीज की, जब दोनों देश अपने अपने हितों को देखते हुए बहुत हार्ड बार्गेन कर रहे थे। और ये बात ट्रंप ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही भी कि नरेंद्र मोदी मुझसे बहुत बेहतर और बहुत पक्के नेगोशिएटर हैं, इसमें उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और उसके बाद जब बाद में डिटेल्स आई कि आखिर क्या समझौते हुए हैं भारत और अमेरिका के बीच, रक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, तो उसमें यह बिल्कुल साफ हो गया कि भारत इस विजिट से, अमेरिका से, ट्रंप से, उनके बाद उनके दूसरे कार्यकाल में बहुत कुछ हासिल कर सकता है और करने वाला है। तो इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। 31 मिनट का वक्त था जब प्रेसिडेंट ट्रंप, प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेस के सामने थे। पहले जब दोनों नेता आपस में बैठते हैं, कुर्सी पर बैठे हुए, और सामने ओवल ऑफिस के अंदर सारा मीडिया था, लगभग 20 मिनट के करीब वहां पर दोनों देश नेताओं के बीच में जो है सवाल जवाब चलते रहे मीडिया के साथ। और उसके बाद जब ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर दोनों देशों के पत्रकार थे, दोनों ने अपना सवाल पूछे, बिल्कुल ओपन फोरम था। अमेरिकी प्रेस ने मोदी से भी सवाल पूछे और भारतीय प्रेस ने ट्रंप से भी सवाल पूछे। तो आज उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा हिस्सा आप कहानी कुर्सी की में देखने जा रहे हैं, क्योंकि उससे आपको भारत, अमेरिका और ट्रंप के और मोदी के रिश्तों के बीच में सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहला सवाल जो आज हम आपको जो हिस्सा दिखाने जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसकी भारत में सबसे ज्यादा चर्चा है, विपक्ष के बीच में खासकर। उस पर राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने बड़ा तीखा रिएक्शन भी दिया है। सवाल पूछा गया था गौतम अडानी को लेकर के। अमेरिकी पत्रकार थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे थे, और उन्होंने पूछा कि क्या आपने गौतम अडानी के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की। अब सवाल टेढ़ा था। सब जानते हैं कि गौतम अडानी को लेकर के भारत में क्या प्रचार है। गौतम अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्तों को लेकर के कांग्रेस किस किस किस्म के आरोप लगाती है। अमेरिका में भी गौतम अडानी के ऊपर कुछ जांच चल रही है, इसलिए वहां अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने अडानी का नाम जब आया तो सब देख रहे थे टकटकी लगाकर कि आखिर मोदी इसका क्या जवाब देंगे। लेकिन मोदी ने जो जवाब दिया, उससे बहुत से लोग निरुत्तर हो गए। मैं आपको वो हिस्सा सुना रहा हूं, एक बार नहीं 2 बार सुना रहा हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसे फोरम पर कितना मुश्किल होता होगा किसी व्यक्ति के लिए एक असहज सवाल का जवाब देना। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आपको ये यकीन है कि मेरे पास इस पर छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसा जवाब दिया जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने अडानी पर ट्रंप के सामने अमेरिका में क्या जवाब दिया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं।
जो ये पत्रकार रहे जिन्होंने सवाल पूछा, उनकी नीयत तो ये होगी कि इस पर भारत के प्रधानमंत्री को किसी तरीके से घेरा जाए, असहज किया जाए। कुछ टेढ़ा सवाल पूछने की कोशिश की गई थी, लेकिन जवाब बिल्कुल सीधा और सपाट था कि भारत का प्रधानमंत्री और अमेरिका का राष्ट्रपति जब मिलेंगे तो किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं करेंगे, दोनों देशों के बारे में बात करेंगे। इस पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया मैं आपको दिखाऊं, लेकिन उससे पहले हर्षवर्धन जी क्या कहना हो, जवाब पर क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 25 वर्षों का उनका सरकारी एक शासन सत्ता तंत्र चलाते हुए जो उनका कार्यकाल रहा और उसमें कहीं वो फंसे नहीं, उसका एक जिसको कहें कि बहुत शानदार सा उदाहरण है ये जवाब। कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई आप तो मतलब ऐसे मामले तो फंसा ही देते हैं, अब इसमें आप खोजिए जवाब, आपको क्या खोजना है। लेकिन अगर आप डिप्लोमेटिकली कहें तो एक नेशन का, एक स्टेट का जो हेड होता है वो दूसरे स्टेट या नेशन के हेड से जब बात करता है तो वो पॉलिसी मैटर्स पर बात करता है, उन दोनों देशों के हित के लिहाज से बात होती है। उसमें कोई व्यक्ति कभी महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। इससे बेहतर और इससे शानदार जवाब शायद ही, क्योंकि मैं ये मानता हूं, कई बार लोग ये कहते हैं ना कि अच्छा ठीक है भाई भारत में साक्षात्कार हो रहे, भले कोई कुछ ना हो लेकिन लोग कहेंगे कि ये सवाल उनको पता होगा, इसका जवाब ये दे रहे होंगे। लेकिन इस तरह के सवालों का जवाब खोजना ये थोड़ा आसान नहीं होता। ये नरेंद्र मोदी के उस व्यक्तित्व को, और जिसको कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वो कितना शानदार होता है उसको भी बताता। देखिए, इसके पीछे अगर एक चीज देखने वाली ये भी है कि ये सवाल पूछा गया या पूछवाया गया। क्योंकि इस तरह के सवाल अगर कोई अमेरिकी पत्रकार पूछता है तो कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा होता है कि आखिर गौतम अडानी एक इंडिविजुअल का क्या इंटरेस्ट है वहां पे। और हमने देखा है कि जो अमेरिकन डीप स्टेट है, जो गौतम अडानी के पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ था, क्योंकि उनको ये लगता था कि किसी तरीके से अडानी के थ्रू जो है मोदी के ऊपर प्रेशर डाला जाए, वो तो प्रेशर कभी पड़ा नहीं। और मोदी जी ने जिस तरीके से चीज को हैंडल किया, और बिल्कुल सही कहा, कोई भी दो देश के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो किसी इंडिविजुअल की बात नहीं होती है, राष्ट्रहित की बात होती है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात होगी, मेक इंडिया ग्रेट अगेन की बात होगी, और दोनों मिलते हैं तो फिर मेगा होता है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल बात कही। तो ये एक अटेम्प्ट था, और जर्नलिज्म का मैं कहूंगा कि येलो जर्नलिज्म इसको कह सकते हैं। और इस तरह के हिट जॉब जो है, और हिट पीसेस लिखवाए जाते हैं अखबार में, इस तरह के हिट जॉब कराए जाते हैं। और ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, हमने आप अभी आगे प्रोग्राम में शायद आप बात करेंगे भी, जो यूएस एड का पूरा जो सिलसिला चल रहा है जी, जिस तरीके से बांग्लादेश से लेकर के अमेरिका, और आप यूरोप में देख लीजिए या ब्राजील में, पत्रकारों को पैसा दे करके उनसे मूवमेंट्स खड़े कराए गए, उनसे सवाल कराए गए, उनसे लोगों के बीच में एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के नाम पे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए गए। और कल तो माइक बेंस का कल देर रात स्टेटमेंट दोबारा आया है। माइक बेंस ने कल रात में बताया कि बांग्लादेश के अंदर तो कुछ 2 दर्जन पत्रकारों को हायर किया गया, और उनसे मैं तो कहता हूं, मान लें आप चलें पत्रकार की नियत पर सवाल ना भी करें, लेकिन कितना मुश्किल होता है नेविगेट करना ऐसी सिचुएशंस को, बहुत ज्यादा। और वहां प्राइम मिनिस्टर का जो जवाब था वो मतलब एक सपाट जवाब था बिल्कुल। भाई यहाँ ये जो दो लोग हैं आपके सामने, उनके नजरिए से ये सवाल बहुत छोटा है, ये मुद्दा बहुत छोटा तो है। ये वही राजनेता दे सकता है जो जमीन पे कार्यकर्ता की तरह से उठ करके ऊपर आया हो, जिसने पोस्टर चिपकाए हो, जो साइकिल पे घूमा हो, और जिसने अपने कपड़े खुद धोए हों, जो सिल्वर स्पून लेकर के पैदा हुए हैं और एंटाइटलमेंट मानते हैं कि क्योंकि मैं एक परिवार में जन्मा हूं इसलिए मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, इसलिए ये मेरी कैपेबिलिटी है, क्योंकि मैं फला का बेटा हूं, फला का नाती हूं, फला का पोता हूं जी, तो उनके बस की बात नहीं है ये। अच्छा, राहुल गांधी का रिएक्शन देखिए इस पर क्या था। अडानी के मामले पर ही बोला उन्होंने कि देश में आप सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र की जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। पर्सनल मैटर बता करके मोदी जी इसने इस मामले को रफा दफा कर दिया, राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी की राजनीति को अगर आप देखोगे तो उनकी राजनीति में 2 चीज़ें हमेशा से मौजूद रही है, चाहे वो पत्रकार वार्ता हो, चाहे उनकी चुनावी रैली हो, चाहे लोकसभा में उनका स्पीच हो। वो राष्ट्रीय सेवक संघ और अडानी को कभी नहीं छोड़ते, वो उनकी हर बातों में ये दोनों चीज़ें आती ही आती है। मुझे लगता है राहुल गांधी जब मतलब सो के उठते होंगे तब भी वो एक बार अडानी और राष्ट्रीय सेवक संघ का जिक्र घर के अंदर जरूर करते होंगे। लगातार आप इसी बात को लेकर जिक्र करना, अडानी को लेकर जिक्र करना, संघ को लेकर जिक्र करना। प्रधानमंत्री मोदी ने के वाशिंगटन में जब पूछा गया, देखिए पत्रकार तो कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, एक बड़ा नेता वो होता है जो पत्रकार के सभी सीधे सवाल हो, टेढ़े सवाल हो, जॉर्ज सोरोस द्वारा पूछवाए गए सवाल हो, आप सारे प्रश्नों के लिए तैयार रहो।
प्रधानमंत्री मोदी से जब प्रश्न पूछा गया तो वो जरा भी विचलित नहीं हुए, बहुत कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने उसका जवाब दिया और बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखी। नहीं, मैं देख रहा हूँ बहुत मुझे सारे लग रहा लोग बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स तो मैंने देखे थे, बॉडी कलर एक्सपर्ट्स भी बन गए। मोदी के चेहरे का रंग उड़ गया सवाल सुन करके, देख रहा आपने, बहुत लोग लिख रहे हैं। नहीं, बहुत लिख रहे हैं, ट्विटर पर तो मतलब पूरा लगातार चल रहा है और लोग तो मतलब इस बात से बड़े इंतजार कर रहे थे कि अब प्रधानमंत्री जाएंगे वहां पर तो किस तरीके से उसके संग ट्रीटमेंट होगा। और कुछ क्लिप कटुआ भी कुछ चल रहा था कि अलग अलग फ्रांस की यात्रा को कैसे क्लिप काट के चला दिया गया, बाद में अमेरिका में इंतजार कर रहे थे, कुछ मिले तो हम काट कर चलाए, एयरपोर्ट पे छोड़ने आया उसके लिए लिखा है कि हाथ नहीं मिलाया, बिल्कुल वही क्लिप काट के चलाते रहे और उसका आनंद लेते रहे। तो उन्हें इस बात को उम्मीद थी कि शायद अमेरिका में कुछ इस तरह से कुछ उन्हें अगर मिलेगा तो 2 सेकंड की क्लिप काट के वो साल भर उसका आनंद लेते रहेंगे। तो मुझे लग रहा है उन्हें निराशा हाथ में लगी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने, देखिए 1 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जाते हैं, ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस रिश्तों को लेकर और ट्रंप की वापसी को लेकर किस तरीके से चौथे वैश्विक नेता हैं सिर्फ जो जिनको 1 महीने के अंदर मुलाकात हुई है। इजराइल के हुए, फिर जापान के मिले हैं और एक किंग से उनकी मुलाकात हुई है, जॉर्डन के किंग के साथ मुलाकात हुई है। चौथे प्रधानमंत्री मोदी है। तो पिछली बार भी अगर जब ट्रंप का कार्यकाल आप देखेंगे तो 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका। अगला हिस्सा सुनाना चाह रहा था, एक लाइन इस पर जरूरी, राहुल गांधी की सोच कितनी, मतलब अंग्रेजी में जो शब्द है नैरो माइंडेड, संकुचित दिमाग के व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस, वहां पर वो बाकायदा AI पर जो समिट था उसके को चेयर थे, अभी वो अमेरिका गए। उसमें इतनी देर में मैंने देखा तो इसके अलावा किसी और विषय पर राहुल गांधी की कोई टिप्पणी नहीं। यानी उनको पूरे इस दौरे में जब किसी के आंख में मोतियाबिंद हो जाता है तो उसको दिखना बंद हो जाता है। तो समस्या आंख की या उस जगह की नहीं होती, एक ऑपरेशन छोटा सा करना होता है। तो ये जो है ना, आपको जरा इस सूक्ष्म जो संकुचित दिमाग है उससे जरा बाहर निकलना पड़ेगा, तब आपको देश दिखेगा, तब आपको यात्रा दिखेगी और 2 देशों के बीच में रिश्ते क्या होते हैं वो दिखेंगे। अगला सवाल जो था वो भी, मतलब भारत के विपक्ष के लिहाज से मैं कहूं तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए विदेशी धरती पर और अमेरिका में खास तौर पर पूछे जाने पर एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देना टेढ़ा मामला होता। यह सवाल था अप्रवासियों को लेकर के। अभी भारत में आपने देखा कि बहुत हंगामा मचा इस बात पर कि अमेरिका ने 100 से ज्यादा भारतीय लोगों को जो वहां पर अवैध तरीके से या जिनको वहां पर अवैध घुसपैठिया कहा जा रहा था, उनको जिस तरीके से हाथों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां से जकड़ करके ट्रांसपोर्ट किया गया। भारत के विपक्ष ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने और इस सरकार ने अपने देश के नागरिकों का सम्मान नहीं रखा, मान नहीं रखा, जबकि बहुत सारे और ऐसे देश थे जिन्होंने अमेरिका के ऐसे बर्ताव का जवाब दिया था। तो एक बड़ा मुद्दा था भारत में। वहां पर भी यह सवाल पूछा गया कि आपको इलीगल इमिग्रेशन पर क्या कहना है। प्रधानमंत्री का इस पर बिल्कुल 2 टूक जवाब था। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपने देश के अंदर अवैध घुसपैठ स्वीकार नहीं कर सकता। हां, अगर हमारे देश का कोई व्यक्ति, और वो हमारा अगर नागरिक है, होना चाहिए, प्रमाणित हो जाता है, और अगर वो पाया जाता है कि उसने ऐसा काम किया है तो हम उसे वापस लेंगे। कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। इसमें जहां जो चर्चा चल रही है वैभव की, जो जिस हिस्से पर ऐतराज है हमें, जिस बात पर, जिस तरीके से उन लोगों को भेजा गया, वो नहीं दिखा मोदी जी के जवाब में। कि मतलब वहां उनका उनसे कहते कि ठीक है वो हमारा नागरिक है, हम वापस ले लेंगे अगर उसने गलती की है। तो मोदी जी ने इतना तो बोला कि वो जो व्यक्ति जा रहा है वो खुद विक्टिम है, वो इस तरीके के इलीगल इमिग्रेशन कराने वालों के नेटवर्क में या इकोसिस्टम के जाल में फंस गया है, वो खुद विक्टिम है। लेकिन जो ट्रीटमेंट हुआ उस पर नहीं बोले। देखिए, कई बार मुझे हैरानी होती है, फिर लगता है कि हैरानी नहीं भी होनी चाहिए। आप इस देश में आतंकवादियों के समर्थन से लेकर के, दंगाइयों के समर्थन से लेकर के, अब आप अवैध घुसपैठियों के भी समर्थन में आ गए हैं। तो कोई भी ऐसी क्या कोई संवैधानिक चीज है जिस पे आप खड़े होंगे? और सबसे ज्यादा संविधान का रोना भी वही लोग रोते हैं, नियम कानून का रोना भी वही लोग रोते हैं जो इस पे मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। अगर कोई भी अवैध घुसपैठिया इलीगल एलियन है, किसी भी देश में रह रहा है, क्या भारत में हम तैयार हैं स्वीकार करने को इलीगल एलियंस को?
क्या हम भारत में नहीं ये मांग उठाते कि अगर कोई भी अवैध तरीके से भारत में रह रहा है तो उसको वापस भेजा जाए? और जहां तक बात है कि जिस तरीके से भेजा गया, तो जिस तरीके से गए थे, क्या वो इनको नहीं पता है? मेक्सिको के बॉर्डर से जो है 50-50, 60-60 किलोमीटर पैदल चल करके जंगलों के रास्ते से और इधर उधर से और वॉल्स को कूद करके जान जोखिम में डाल करके गए हैं। पानी की जो बोट्स होती हैं उनके टायर्स में भर भर करके इनको जो है वहां पे स्मगल किया जाता है। कितने हैं जो रास्ते में इनके बॉडी ऑर्गन्स बेच दिए जाते हैं किडनैप करके? कितने हैं जिनसे पैसा ले लिया जाता है, उनको जाके साउथ अमेरिका में छोड़ आते हैं किसी देश में और उसके बाद वो गुमनामी में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, तो और वो वापस भारत भी नहीं आ पाते। तो जिस तरीके से गए हैं उससे तो बेहतर तरीके से उनको वापस भेजा जा रहा है। और देखिए, अगर आपने कोई अपराध किया है तो जाहिर सी बात है आपको फूल और माला पहना करके प्रोटोकॉल दे करके तो आपको वापस नहीं भेजा जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी का तो आपके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर का जवाब पर्याप्त था? प्राइम मिनिस्टर का जवाब पर्याप्त था और इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता था, और हमको ये क्रिमिनल्स को डिफेंड करना बंद करना चाहिए। अगला सवाल जो था ये बहुत लोडेड सवाल था प्रेसिडेंट ट्रंप से। मोदी जी सामने बैठे हुए हैं और एक भारतीय पत्रकार ने यह सवाल पूछा और कहा कि आपके यहां का जो डीप स्टेट है, क्या उसने बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन करने में, अब जो शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ, मोहम्मद यूनुस सरकार के प्रमुख बने हुए हैं, इसमें आपकी डीप स्टेट का रोल था क्या? इस पर आपको क्या कहना है? वाकई में जैसे गुगली फेंकने की कोशिश मोदी जी पर हुई कई बार, ऐसे ट्रंप पर भी हुई। ट्रंप भी लेकिन ऐसा बिल्कुल जैसे पहलवान जो अपना तेल लगा के होते हैं कि हाथ में नहाए किसी के, उस अंदाज में थे। और उनका जो जवाब था वो अपनी डीप स्टेट से ज्यादा नरेंद्र मोदी और भारत की क्षमता और भारत की लीडरशिप पर था। एक किस्म का कॉम्प्लीमेंट था। उन्होंने कहा कि मैं डीप स्टेट के बारे में तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन बांग्लादेश की जहां तक बात है यह मैं मोदी पर छोड़ता हूं। मैंने पढ़ा है इसके बारे में, आप लोग कई 100 साल से इससे डील कर रहे हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी देख लेंगे। Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. आई विल लीव बांग्लादेश टू द प्राइम मिनिस्टर। मतलब मोदी जी देख लेंगे बांग्लादेश का क्या हल करना है, कैसे वहां क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक आप जरा सा थोड़ा सा पीछे जाइए, अमेरिकी चुनाव से पहले जब ये जगह जगह पॉडकास्ट में इंटरव्यूज दे रहे थे ट्रंप, वहां एक बार उन्होंने कहा था कि मेरी मोदी से एक बार बात हुई थी पाकिस्तान को लेकर के। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था, लेकिन सब जान गए थे कि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। कुछ किया था पाकिस्तान ने और मैंने मोदी से फोन पर कहा कि मैं हैंडल करता हूं, मैं देखता हूं, मुझे पता है इस पर क्या करना है। तो वहां उन्होंने बोला कि मोदी की आवाज बदल गई, टोन बदल गई, अंदाज बदल गया और उन्होंने कहा कि नहीं मुझ पर छोड़िए, हम सैकड़ों साल से इनको देखते आ रहे हैं, मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। कुछ वही मोमेंट था यहां पर जब उन्होंने कहा कि कई सैकड़ों साल से आप लोग देख रहे हैं इन मामलों को। ये पूरे साउथ एशिया में भारत की लीडरशिप को एक तरीके से रीअफर्म करने वाला भी स्टेटमेंट था कि बांग्लादेश के बारे में मोदी जाने। देखिए, इसमें तो कोई अब संदेह नहीं रहा कि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में अमेरिका के सबसे, जिसको कहते हैं ना कि सबसे अच्छे स्ट्रेटेजिक अलाई के तौर पर दिख रहे हैं। जहां पर भारत खड़ा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो जो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे ट्रंप, अगर उनको ध्यान से देखें और उसको अगर समझें तो भारत को लेकर, भारत की शक्ति को लेकर, भारत के राजनीतिक नेतृत्व को लेकर, उसकी नेतृत्व क्षमता को लेकर और चाइना के सामने भारत की बढ़ती हुई ताकत को लेकर वो ट्रंप आश्वस्त हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी मुश्किल क्या है कि उनको ऐसा नहीं है जैसे हमारे देश में होता है ना भाई, विपक्ष और दूसरे लोग तैयार रहते तो वहां भी वो सारी कोशिशें हो रही, तो उनको उस सब से भी उबरना है। और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, ट्रंप उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो वो दुनिया के पहले ऐसे नेता थे, अमेरिका का राष्ट्रपति इन मसलों में नहीं पड़ता है, लेकिन वो बोले। और अब जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने साफ साफ कहा, जैसे कहते नहीं है कि भाई ये तुम्हारा मामला है, इसमें हम दखल नहीं देंगे। जब दोस्ती होती है तो भाई तुम निपट लो, तुम्हारा पड़ोसी है, जरूरत पड़ेगी तो हम आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, एक तो ये कि नरेंद्र मोदी ही इसको तय करेंगे कि बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा। और बांग्लादेश क्या, बांग्लादेश तो देश है, उसका भविष्य कोई नहीं तय कर सकता। मोहम्मद यूनुस और रेडिकल इस्लामिस्ट का क्या भविष्य होगा, इसमें मैं एक लाइन जोड़ दूं सिर्फ कि अभी आर्मी चीफ ढाका इंटरनेशनल मैराथन थी, उसके मौके पर उन्होंने कहा कि हमें भारत से शांति बनाकर रखनी चाहिए 5 दिन पहले। बिल्कुल सही आपने याद दिलाया, ये क्योंकि आपका कोर डोमेन है इसलिए इस पर। एक तो वो डिप्लोमेट की तरह बात नहीं करते ट्रंप, सीधा सीधा कह दिया आपका पड़ोसी है, आप बड़े देश हो, आप जानो। जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप न रिपब्लिकन है न डेमोक्रेट है, वो पॉलिटिशियन ही नहीं है। वो एक व्यापारी थे
जो कि राजनीति में आए हैं अपने देश को बदलने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। जिस चंगुल में वो फंसा हुआ था, जिसको हम डीप स्टेट कहते हैं, उससे निकालने के लिए। वो रियलिस्ट है, उनको पता है कि दुनिया किस तरह से चलती है, उनको पता है कि भारत जो है, और भारत ने जब पिछली बार भी उनके साथ डील किया था तो भारत ने कुछ चीजें उनके साथ बिल्कुल स्पष्ट करी थी कि भाई जहां तक बात हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की है, जहां तक बात हमारी इंटीग्रिटी की है, सॉवरेंटी की है, हम उस पर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। और वो ये बात नरेंद्र मोदी जैसा ही प्रधानमंत्री ये बात कर सकता है, वरना हमारे यहाँ शर्म शेख वाले भी प्रधानमंत्री बहुत सारे हुए हैं। तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप को चूंकि पता थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए इस मामले में पढ़ना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि अगर अमेरिका पढ़ता है तो उसमें अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है। मोहम्मद यूनुस को रख करके डोनाल्ड ट्रंप का या यूएस इंटरेस्ट नहीं निकलता। वहां पे पढ़ करके सिर्फ एक चीज हो सकती है कि वहां पे अमेरिका के और कई 100 बिलियंस खर्च होंगे। जिस तरीके से हमने देखा है कि जो यूएस एड्स की रिपोर्ट आई है कि आप देखिए कि उन्होंने एक ट्रांसजेंडर डांस पार्टी कराने के लिए $2.7 मिलियन खर्च किए, और वो जो पैसे थे वो पैसे बेसिकली दिए गए वहां पे पत्रकारों को और वहां पे रैप सिंगर्स को और इनको, ताकि वहां पे क्रांति कराई जा सके, सड़क पे सो कॉल्ड क्रांति। तो ये जो वेस्ट ऑफ मनी है, डोनाल्ड ट्रंप को दिख रहा है कि वो सिर्फ वेस्टेज ऑफ मनी है, सारा कुछ भी नहीं है अगर हम बांग्लादेश को खुद डील करना चाहते हैं तो इसलिए मोदी पे छोड़ दिया, इसलिए भारत पे छोड़ दिया। भारत पे छोड़ा है, और साउथ एशिया का नेतृत्व तो भारत के ही हाथ में रहेगा। भारत ही डिसाइड करेगा कि साउथ एशिया का भविष्य क्या होगा और किस देश के ये इन्होंने साफ साफ कह ही दिया, ये इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। सभी जी, छोटा कमेंट से ब्रेक पे देखिए, अमेरिका अपने हाथ झुलसा चुका है, यहाँ पर कई जगह हाथ देके, अफगानिस्तान में उसने हाथ डाला था। किस तरीके से उसको जब तालिबान लौटा तो अमेरिका सब छोड़ छाड़ के वहां से भाग गया था अफगानिस्तान से। तो अब अमेरिका वहां बहुत पैसा लगाने की स्थिति में नहीं है, और वैसे भी भारत का पड़ोसी देश है, भारत लंबे समय से इससे निपटता रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो। तो मुझे लगता है कि ट्रंप ने भारत की शक्ति पर अब भरोसा किया है, लेकिन यही अमेरिका एक समय वो भी था जब वो पाकिस्तान, जब भारत पे इतने आतंकवादी घटनाएं करता था, तब भी अमेरिका पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करता था। लेकिन आज बदली भी तस्वीर है भारत की। आज भारत एक वर्ल्ड में बड़ी ताकत बन के उभरा है, दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी बन रहा है, और चीन को अगर अमेरिका को साधना है तो भारत के साथ तो कंधे मिला के चलना ही होगा। भारत के साथ उस अच्छे संबंध अमेरिका के हित में रहेंगे चीन को साधने के लिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल में भारत ने विकास किया है, और बाकी जो दूसरे देशों से भारत के जो संबंध रहे, मुझे लगता है कि ट्रंप को भरोसा है कि मोदी इस मामले को बहुत, जैसे पाकिस्तान को उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया है, श्रीलंका और बाकी जगह मैनेज किया है, वह बांग्लादेश को भी इस हिसाब से मैनेज कर लेंगे।